साउथ इंडिया, चोला, चालुक्य, पल्लव एंड संगम पीरियड। वेलकम टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एशियन इंडियन हिस्ट्री घटना चक्र के जो एमसीक्यू वाला पार्ट है। इसमें जो हमारा टॉपिक है आज का वो है चालुक्यास। चोला को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन थे। अब हम यहाँ से कवर करेंगे चालुक्यास को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ जिसमें हम एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इससे पहले के जो भी टॉपिक्स थे वो सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू थे। साथ में मैंने आर एस शर्मा की जो एशियन इंडियन हिस्ट्री है उसको भी कंप्लीट किया हुआ है। वो आपके बाकी एग्जाम्स के लिए या आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। उससे आपका जो हिस्ट्री का जो एक बेस होता है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे आज के क्वेश्चन, जिसमें हमने लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो था 50, है ना। तो हमारा ये लास्ट एमसीक्यू था जो हमारा लास्ट वीडियो थी उसका। द रोमन सेटलमेंट हैज़ बीन फाउंड। तो रोमन जो सेटलमेंट था वो कहाँ पर मिला था? तो अरिकमेडू में मिला था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमने टिक कर लिया था। अब जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 51 से, और टोटल 50 क्वेश्चन हम इस वाले जो वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एम्फोरा जार इज आ। तो एम्फोरा जार के बारे में पूछा है कि वो क्या था, तो वो था टॉल डबल हैंडल जार। ठीक है ना, एक बड़ा सा जार होता था ये और इसमें 2 हैंडल होते थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एम्फोरा जार एक एशियन जार था जिसमें एक लॉन्ग और नैरो नेक होती थी। आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, और उसमें दोनों तरफ से हैंडल लगे होते थे। दिस जार वॉज यूज इन एशियन रोम एज अ कंटेनर फॉर वाइन और ऑयल, है ना। कि यहाँ पर इस जार में वो क्या रखते थे, एक तरह से कंटेनर होता था जिसमें या तो वाइन रखी जाती थी या फिर कोई ऑयल रखा जाता था। ज़्यादातर सबने इसे देखा होगा, मूवीज़ में बहुत देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज नॉट मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर। इनमें से कौन सी डायनेस्टी है जो संगम लिटरेचर में जिसको मेंशन नहीं किया गया है? चेरा, चोला, पांड्या, है ना, इनको तीनों को किया हुआ है। जो बचा वो कौन सा कदम, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। इसे संगम लिटरेचर में कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, इसका पहले ये पढ़ लेते हैं। ऑरिजिन एंड एलिवेशन ऑफ चोला, चेरास, पांड्यास आर मेंशन इन संगम लिटरेचर। वही है जो मैंने आपको बता दिया। Question number 53, which one of the following was not a ruling dynasty of the Tamil country during the Sangam age? ये जितने भी जो चारों ऑप्शन हैं इनमें से एक डायनेस्टी ऐसी है जो कभी भी रूलिंग डायनेस्टी नहीं रही है संगम एज के अंदर। तो वो बताना है आपको। चेरा, चोल और पांड्या, पल्लव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर इन साउथ इंडिया 3 डायनेस्टी रूल्ड ड्यूरिंग द संगम एज। कौन कौन सी है वो? चेरा, चोला और पांड्या। पल्लव वर नॉट द रूलर्स ऑफ दिस एज। तो अगर कोई पूछे तो पल्लव को बताना है कि जो पल्लव थे वो संगम एज का पार्ट नहीं थे, उसके अंदर वो रूलिंग डायनेस्टी में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 54, रिलीजियस एंथोलॉजी कुरल कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज, है ना। तो ये रिलीजियस एंथोलॉजी है कुरल, इसे कंपोज किया हुआ है, तो किस लैंग्वेज में कंपोज किया हुआ है वो आपको बताना है। तो यहाँ ये इसको कंपोज किया हुआ है तमिल में। किस में? तमिल। जो कुराल है उसको कंसिडर किया जाता है एज अ बाइबल एंड लघु वेद ऑफ तमिल लिटरेचर। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट रही है। इसको मुप्पल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही फेमस पोइट हैं साउथ के, त्रिवल्लूर, उन्होंने इसको लिखा है। जो कुरल है उन्होंने किसने लिखा है? तो त्रिवल्लूर ने लिखा है। और त्रिवल्लूर वॉज द एडवेंट ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो कुरल है, या आप इसे कुराल जैसे भी आप इसे बोलना चाहे, इसे कंसिडर किया जाता है एज अ बाइबल और लघु वेद ऑफ तमिल लिटरेचर। जैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया में वेद थे ना, तो उस तरह से इसे लघु वेद कहा गया है तमिल लिटरेचर का। इसे मुप्पल भी कहा जाता है। लिखा किसने है? तो पोइट त्रिवल्लूर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट हैज बीन कॉल्ड लघुदेव। अभी ऊपर पढ़कर आए हैं, तो कौन सा है लघुदेव? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, कुरल फिर से वही सब लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द तमिल रामायण और राम अवतारम। ठीक है, पूछा गया है कि जो तमिल रामायण है उसको किसने लिखा है? तो देखिए उसको लिखा है कम्मन ने। किसने लिखा है? कम्मन ने। और ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये याद रखना 12th सेंचुरी में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। With reference to the cultural history of medieval India, consider the following statement. बतानी है कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। सिद्धार्थ, जिन्हें सितार्स भी बोलते हैं, ऑफ तमिल रीजन वॉज मोनोथेस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री। ठीक है ना, वो मतलब एक ही उसमें मानते थे भगवान में, और वो जो ये मूर्ति पूजा है ना वो उसमें बिल्कुल भी मतलब उसकी निंदा करते थे बहुत ज़्यादा, उसमें को वो नहीं मानते थे। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, मतलब सॉरी जो स्टेटमेंट सेकेंड है उसकी बात करते हैं। लिंगायत ऑफ कन्नड़ रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरकी। तो जो लिंगायत थे कन्नड़ रीजन के, उन्होंने किस थ्योरी पर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया? रीबर्थ पर।
और दूसरा कि उन्होंने जो कास्ट हायरकी होती है उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको मानने से मना कर दिया। तो यहाँ पर बताना है कि मेडिवल इंडियन की कल्चरल हिस्ट्री पूछी है, साउथ वाला रीजन है, तो पूछा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, कि जो सितार्थ थे तमिल रीजन के वो मोनोथिस्टिक थे और साथ में वो मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। और वैसे ही जो लिंगायत थे कन्नड़ के, वो रीबर्थ को नहीं मानते थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था इस थ्योरी को, और साथ में जो कास्ट हायरकी है उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। Siddharths are traced back to Sangam period, but the word Siddharth is not found in Sangam literature. तो ये जो वर्ड है सिद्धा, है ना, ये इसका जो कहीं भी मेंशन आपको संगम लिटरेचर में नहीं मिलेगा। इट इज क्लोजली लिंक्ड विद द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ शैविज्म। ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये शैविज्म से जुड़ा हुआ है। सिद्धांत फिलॉसफी, तंत्र साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन साउथ इंडिया। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? रिफाइंड, मोनोथिस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री, एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। लिंगायत ऑफ कन्नड़ रीजन चैलेंज द आइडिया ऑफ द कास्ट। तो जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ये किसको चैलेंज करते थे, तो ये कास्ट का है, उसको ये चैलेंज करते थे, ठीक है। एंड दे ऑल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। दे इनकरेज री मैरिजेस ऑफ विडोज एंड डिसअप्रूवल ऑफ प्यूबर्टी मैरिज, ठीक है। तो ये जो विडोज है उनकी री मैरिज को ही काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करते थे, और साथ में ये भी बोलते थे कि ये जो लड़कियों के ना बाल विवाह करते थे ना, उसके बिल्कुल खिलाफ थे। क्वेश्चन नंबर 58, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो दिस लिस्ट। तो यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है और सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि किसकी कैपिटल कौन सी थी। तो देखिए ये गुप्ता है ना, तो ये जो गुप्ता के साथ यहाँ पे आप कौन सा नाम जोड़ना चाहोगे? हम बहुत बार पीछे पढ़कर आए हैं, तो यहाँ पर बादामी नहीं जाएगा, है ना, बादामी तो वो साउथ वाला हो गया। पन्ना मलाई, ये जहाँ पर मलाई लग जाए ना, समझ जाओ साउथ वाले एरिया की बात कर रहे हैं। खजुराहो तो बहुत फेमस, अब सबको पता है, ये चंडेल्स है ना, जो चंडेल डायनेस्टी है उसके साथ आएगा। तो क्या बचता है हमारा? देवगढ़। तो ऑप्शन ये जो गुप्ता है वो किससे मैच करेगा? ये मैच करेगा देवगढ़ से। देखिए ये जो चंदेल डायनेस्टी है ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अगर अभी तक भी किसी को नहीं पता चला है तो ये तो वही छोड़ो। फिर चालुक्यास की बात करते हैं। चालुक्यास किससे जुड़े हुए हैं? तो चालुक्यास भी जब हमने पढ़ा था पीछे कुछ ऐसे एमसीक्यूज आए थे, तो उसमें भी पता चला था कि बादामी, और वैसे आपने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि जो चालुक्य है वो बादामी से जुड़ा हुआ है। पल्लव है ना, पल्लव ये है पन्ना मलाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। तो ये आपका मैच हो गया पूरा का पूरा। दशावतार टेम्पल इज लोकेटेड एट देवगढ़ इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। ये बहुत बार पूछा गया है कि जो दशावतार टेम्पल है वो कहाँ पर है, तो वो देवगढ़ इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये बिलोंग करता है गुप्ता एरा से। जो खजुराहो है वहाँ पर रिच आर्ट कल्चर देखने के लिए मिलेगा आपको चंदेल डायनेस्टी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जो ये टेम्पल्स वगैरह हैं वो बनवाए हैं। देयर आर अप्रॉक्स 25 टेम्पल्स जो जुड़े हुए हैं विष्णु से, शिवा से और जैन से। जो बहुत ही फेमस टेम्पल है वहाँ पर वो है कंदारिया महादेव टेम्पल। चालुक्य की जो कैपिटल थी वो थी बादामी, जो आपकी कर्नाटका में है, और वही जो पन्ना मलाई है वो जुड़ा हुआ है पल्लव से। तो यहाँ पर जो याद रखना है वो आपको दशावतार टेम्पल याद रखना है कि वो देवगढ़ में है और वो गुप्ता एरा से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो खजुराहो है वो चंदेल से जुड़ा हुआ है, और जो यहाँ पर बादामी है वो चालुक्यास की कैपिटल हुआ करती थी। जो पन्ना मलाई है वो पल्लव से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। ये रूलिंग डायनेस्टी है और इनकी कैपिटल्स हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पल्लव, पांड्या, यादव और ककात्या, ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है। तो पहला है पल्लव। तो जो पल्लव थे उनकी जो कैपिटल थी वो थी कांची, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये ए का हो जाएगा 2। जो पांड्या है उनकी कैपिटल थी मदुरै। जो यादव है उनकी कैपिटल थी देवगिरी, और जो ककात्याज है उनकी कैपिटल थी वरांगल। तो ये आपने देख लिया। अब इसके आंसर पे चलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वही है, पल्लव कांची, और जो पांड्याज हैं वो मदुरै, यादव देवगिरी और ककात्या वरांगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो बताना है कौन सी यहाँ पर जो ये सही है, क्रोनोलॉजी लगानी है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं। पहला है यहाँ पर राइज ऑफ प्रतिहार अंडर किंग भोज। फिर दूसरी स्टेटमेंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन फर्स्ट। फिर थर्ड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परंटक फर्स्ट। फोर्थ है पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। तो इसमें से हमें बताना है कि सबसे पहले इनमें से कौन सा काम हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, पहले ये हुआ था यहाँ पर। उसके बाद है पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला, ठीक। उसके बाद आप जाएंगे राइज ऑफ प्रतिहार अंडर किंग भोज, और फिर लास्ट है आपका ये वाला, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परांटक फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा वो होगा 2413। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड सेंड 2 नेवल एक्सपेडिशन टू सेलोन इन 642 AD।
पूछा गया है कि कौन से किंग थे जिन्होंने 2 नेवल एक्सपेडिशंस भेजे थे, सेलोन मतलब श्रीलंका भेजे थे, और कब भेजे थे? 642 एडी में भेजे थे। तो ये किसने भेजे थे? ये भेजे थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। किसने भेजे थे? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट वॉज द किंग ऑफ पल्लव डायनेस्टी। पहली बात याद रखना है किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। रूल किया इन्होंने साउथ इंडिया को 630 से 668 एडी तक। ही वॉज ऑल्सो नॉन एज महामल्ला, है ना, इनको महामल्ला बोलते थे, जिसका मतलब होता था ग्रेट रेसलर। और इनके टाइम पर बहुत ही फेमस टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराया गया था, वो था पंचरथ टेम्पल। ठीक है, कौन सा टेम्पल? पंचरथ टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड। ही कैप्चर्ड एंड डिस्ट्रॉयड कैपिटल ऑफ चालुक्य वतापी एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा। ठीक है, एंड ही सेंड 2 नेवल एक्सपेडिशन टू सीलोन श्रीलंका टू हेल्प श्रीलंकन प्रिंस। तो इन्होंने वहाँ के जो श्रीलंका के प्रिंस हैं उनकी हेल्प करने के लिए तो एक्सपेडिशन भी भेजे थे। तो याद रखना इनके बारे में कि कौन से किंग थे, तो नरसिम्हा वर्मन थे। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। महामल्ला इनको बोला जाता था। 5 रथ टेम्पल वाला जो ये जो रथ टेम्पल है इसको बनवाया गया था। इन्होंने कैप्चर कर ली थी और डिस्ट्रॉय कर दिया था कैपिटल जो चालुक्य की थी वतापी को। इसलिए इन्होंने फिर कौन सा टाइटल लिया था? वतापी कोंडा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कॉपरेशन ऑफ द मर्चेंट इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो इसे ये था मनीग्रामम। ठीक है, मनीग्रामम। तो मनीग्राम इसमें क्या होता था? एक ट्रेड यूनियन होता था साउथ इंडिया में, और उसी को बोलते थे मनीग्रामम बोलते थे, या फिर नंदेशी बोलते थे, या फिर आप बोल सकते हो वलंजियार बोलते थे। उनका पर्पस क्या होता था? जितना भी हो सके ट्रेड और बिजनेस को एनकरेज करना। क्वेश्चन नंबर 63, फेमस साउथ इंडियन द बैटल ऑफ टकलोम वॉज फाउट बिटवीन। तो जो बैटल है ये पूछी गई है कि साउथ इंडिया में किन के बीच में हुआ था ये बैटल। तो ये हुआ था चोला और राष्ट्रकूट के बीच में। किसके बीच में? जो चोला थे और जो राष्ट्रकूट थे उनके बीच में। ठीक है, चोला और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। द बैटल ऑफ टकलोम वॉज मिलिट्री एंगेजमेंट बिटवीन राजा आदित्य, जो सन थे चोला किंग प्रांटक फर्स्ट के, और अ कॉन्फेडरेसी ऑफ वेस्टर्न गंगा एंड वेंदुबास, जो उसे लीड कर रहे थे कृष्णा थर्ड। ठीक है, तो ये जो है किसके बीच में था? चोला और राष्ट्रकूट के बीच में। एक साइड राजा आदित्य थे और दूसरी साइड कृष्ण थर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 64, हु डिवास्टेटेड चोला डायनेस्टी इवेंचुअली। पूछा गया है चोला डायनेस्टी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन ही आप इसे हटा दीजिए, छोड़िए, ये पढ़ लेते हैं एक बार। नियर अबाउट 1250 AD हुसाला एंड पांड्या किंगडम डिफीटेड चोला किंग राजेंद्र थर्ड। ठीक है, तो पूछा गया है कि मतलब ये बताया गया है कि 1250 के आसपास जो होसाल किंग थे और जो पांड्या किंगडम थे उन्होंने हरा दिया था किसको? जो चोल किंग थे राजेंद्र थर्ड को। चोल डायनेस्टी एंड हो गई थी नियरली आपकी 1279 AD के आसपास, और मलिक कफूर ने साउथ इंडिया को कॉन्क्वायर किया था कब? 1310 में किया था। और साथ में इन्होंने और क्या क्या कॉन्क्वायर किया था? यादव, हुसाल, ककातिया, पांड्या वाली जो ये पूरा जो एरिया है ये भी साथ में इन्होंने कॉन्क्वायर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 65, वाई वॉज उर्यूर फेमस इन संगम एरा। तो संगम एरा में जो ये उर्यूर है ये क्यों फेमस था? मतलब क्या था इसका? एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ कॉटन। ठीक है, तो जो उर्यूर है ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था, किसका? वो भी कॉटन का। ठीक है, किसका? कॉटन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। संगम एरा में कहाँ पर लोकेटेड था? तो कावेरी रिवर पर लोकेटेड था, त्रिचुरापल्ली, तमिलनाडु। ठीक है ना। It was known as the Koli and Varannam and was the major center of cotton. It mentioned in Periplus of the Erythraean Sea. तो ध्यान रखना कि जो अरयूर है वो क्या है? एक ट्रेड सेंटर है कॉटन का, संगमेरा से जुड़ा हुआ है, और कौन सी रिवर के पास है? तो कावेरी रिवर के पास है। इसी को कोली भी बोलते हैं और वरामन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच रिवर वॉज द लाइफलाइन ऑफ पांड्या स्टेट। तो पांड्या स्टेट की लाइफलाइन के बारे में पूछा गया है, तो कौन सी है? वो है वेंगी। ठीक है ना, वेंगी रिवर इसकी बहुत खास है, लाइफलाइन है पांड्या स्टेट की। वेंगी रिवर वॉज द लाइफलाइन ऑफ द स्टेट ऑफ पांड्या एंड द रिवर ओरिजिनेट्स इन कंडन मणिकन्नौर नियर मदुराई, तमिलनाडु। पांड्या स्टेट वॉज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ कावेरी एंड comprises the district of modern Madura and some region of Travancore also. Its capital was Madura and the region of Vengi river were famous for its fertility. ठीक है। Question number 67, which of the following Sangam ports were situated on the western coast? Select the correct answer from the code given below. तो पूछा गया है संगम पोर्ट है ना, वेस्टर्न कोस्ट, ये इसके पोस्ट सॉरी ये सब पूछा गया है कि संगम पोर्ट्स में से कौन से पोर्ट्स हैं जो वेस्टर्न कोस्ट पर यहाँ पर सिचुएटेड हैं। तो ये है आपके टोंडी और मुशरी। कौन से? टोंडी और मुशरी। ये आपको ये संगम पोर्ट्स हैं और ये कहाँ पर मिलेंगे? ये वेस्टर्न कोस्ट पर मिलेंगे, वेस्टर्न साइड मिलेंगे। ठीक है, तो टिक कर लेते हैं, टोंडी और मुशरी। ओके।
The list of various ports is available in the Periplus of the Erythraean Sea, the famous book of the anonymous Greek sailor. Nora, Tondi, Musheri, Nelisenda were the main ports of the western coast. तो ये भी पूछे जा सकता है, जरूरी नहीं है इस बात और टोंडी और मुशरी आया, अगली बार हो सकता है क्वेश्चन में ये दोनों पूछ ले जाएं जो बाकी बच रहे हैं, तो ध्यान रखना नोरा और नेलिसेंडा. Question number 68. According to the Sangam text, the term कौन, को and the मनन were attributed to which of the following? तो जो संगम टेक्स्ट हमें मिलता है उसमें कुछ टर्म्स मिलती हैं, कौन, को और मनन. पूछा गया ये किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, तो ये जुड़ी हुई है किंग से. किससे? किंग से. जो टर्म है ये कौन, को और मनन, ये एट्रीब्यूट की जाती थी किसको? किंग को की जाती थी. संगम टेक्स्ट से मिली है कौन, को और मनन. ठीक है. थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट. तो जो थर्ड संगम हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो थर्ड संगम हुआ था मदुराई में. ऑप्शन नंबर सी मदुराई. थर्ड संगम कहाँ हुआ था? तो मदुराई में हुआ था. संगम इज डिफाइंड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पोइट. तो संगम कुछ और नहीं बल्कि कॉन्फ्रेंस थी पोइट्स की उस टाइम पे, या फिर जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे. लिटरेचर लिखी जाती थी स्कॉलर्स के थ्रू, है ना, इन कॉन्फ्रेंस वगैरह में, जो कि मेंशन है संगम लिटरेचर के अंदर. ये जो संगम है ये 3 बार हुए हैं अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्यास किंग इन द साउथ. तो जो पहला है वो कहाँ पर हुआ था? तो मदुराई में हुआ था और इसमें प्रेसिडेंट थे सेंट अगस्तस. ठीक है. और सेकेंड है कपाड़पुरम, ये भी इन्हीं के अंडर हुआ था. और ये थर्ड है मदुराई में हुआ था, ये हुआ था नक्कीरार. ठीक है. तो ये ध्यान रखना कि 3 संगम ये यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई है. पहली मदुराई में, लास्ट वाली भी मदुराई में. जो दूसरी है वो कपाड़पुरम में हुई थी. जो 2 यहाँ पर प्रेसिडेंट थे फर्स्ट और सेकेंड काउंसिल के, वो सेम थे अगस्तस से, और जो लास्ट वाले थे वो नक्कीकार थे. क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं. द सेज हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया वॉज. तो कौन से थे? तो ये थे अगस्त्य. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी. अगस्त्य was a sage who is credited to have Aryanized South India. It is believed that he traveled south on request of God and later resided in the south. He is also known as the father of Tamil literature. तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए जो क्वेश्चन बन रहा है वो तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो दूसरा यहाँ से बन सकता है वो ये बन सकता है कि फादर ऑफ तमिल लिटरेचर किन्हें माना गया है. तो यहाँ वो कौन है? अगस्त्य, फादर ऑफ तमिल लिटरेचर. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोर्स गिवन बिलो. तो यहाँ पर पहला है चालुक्य, वही कैपिटल वगैरह पूछी है. तो देखिए अभी चालुक्य के हम पढ़कर आए थे ना, चालुक्य से कौन रिलेटेड है यहाँ पर? तो बदामी. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ये ए का हो जाएगा बदामी. उसके बाद है पल्लव. पल्लव के बारे में कौन से है? तो वो है कांचीपुरम. ठीक है. कौन सा है? कांचीपुरम. पांड्यास की हमने ऊपर पढ़ी थी, अभी पढ़कर आए हैं मदुराई. और हर्ष कन्नौज. कितना झगड़ा हुआ था कन्नौज के लिए. तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा. Badami was the capital of Chalukyas. Pulkeshi II was the most glorious king of the Badami Chalukyas. तो अगर चालुक्यास का कोई सबसे फेमस किंग पूछा जाता है तो वो पुलकेशिन II है, और इन्होंने ही हर्ष को साउथ में आने नहीं दिया था. जो डिटेल्ड हिस्ट्री मिलती है आपको पुलकेशिन II के बारे में वो मिलती है एहोल इंस्क्रिप्शन से. क्वेश्चन बनता है कि पुलकेशिन II की जो बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलती है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो एहोल इंस्क्रिप्शन है वो किसके बारे में है. इसे लिखा किसने था? तो वो थे रवि कीर्ति. कैपिटल है पल्लव की कांचीपुरम, जैसे कि हमने ऊपर देख ली, है ना. और जो हर्ष है विद हिज सिस्टर राज्यश्री रूल जॉइंटली ओवर कन्नौज. तो दोनों बहन भाई ये रूल करते थे कन्नौज के ऊपर, और जो मदुराई है वो पांड्यास की कैपिटल है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Question number 72. Arrange the name of the following Pallav ruler according to their reign in correct chronology order and select the correct answer from the quotes given below. तो यहाँ पर देखिए रूलर्स के नाम दिए हुए हैं, इनको हमें करेक्टली बताना है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया. नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन सेकेंड, महेंद्र वर्मन फर्स्ट. तो ऐसे हमें बताना है. तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, यहीं पहले पढ़ लेते हैं. महेंद्र वर्मन फर्स्ट पहले थे. ठीक है. उनके बाद आए फिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट, फिर आए परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, और फिर नंदी वर्मन सेकेंड. तो ये ध्यान रखना, ये पल्लव किंग है, ये उनकी टाइमलाइन दी हुई है. Which of the following king were elected chosen directly by the public. पूछा गया कि इनमें से कौन से किंग हैं जिन्हें डायरेक्टली इलेक्ट किया गया है पब्लिक के थ्रू. तो यहाँ पर वो हैं, एक तो है गोपाल और दूसरे हैं यहाँ पर नंदी वर्मन पल्लव मल्ला. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. 2 और 4 गोपाल और नंदी वर्मन पल्लव मल्ला. ठीक है. देखिए जो गोपाल है सबको पता है, वो तो पाल किंग से, पाल डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं. जो बंगाल में पाल डायनेस्टी थी उससे जुड़े हुए हैं गोपाल. और नंदी वर्मन सेकंड है वो पल्लव डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं. ये यहीं पढ़ के पता चल रहा है ना, पल्लव डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं साउथ इंडिया की. ये 2 ऐसे किंग थे जिनको क्या किया था, चूज किया गया था डायरेक्टली बाय पब्लिक. क्वेश्चन नंबर 74. Which of the following pair a state of South India from 6th to 12th century and its capital is not correctly matched. इनमें से कौन सा है जिसकी डायनेस्टी और उसकी कैपिटल सही से मैच नहीं है, तो वो आपको बताना है. तो यहाँ पर देखिए पल्लव कांचीपुरम ये सही है, पांड्या मदुराई ये भी सही है ना, होसाल द्वार समुद्र ये भी सही है, और चोला तंजौर ये भी सही है. जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, चेरा की जो है वो गलत है.
क्योंकि जो चेराज की जो कैपिटल है वो आपको बतानी है, तो वो थी वांची। क्या थी? वांची। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन सही है, ये गलत है आपको, ये तो आप ये देख लेना। Question number 75. Which of the following Chinese traveler has given an account of relationship of China with India during the reign of Chalukya? तो जब चालुक्य का टाइम चल रहा था उस टाइम पर भारत के चाइना के साथ कैसे रिलेशन थे वो किस चाइनीज ट्रैवलर ने बताया है? फायान ने, वनसांग ने, एत्सिंग ने, या फिर मटफेलियन? तो यहाँ पर जो सही आंसर वो है ये मटफेलियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काफ़ी यूनिक सा नाम है। ये चाइनीज ट्रैवलर थे जिन्होंने बताया है कि चाइना और भारत के रिलेशन कैसे थे जब चालुक्यास का टाइम चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। विच डायनेस्टी डिड नॉट रूल ओवर नॉर्थ इंडिया? इनमें से कौन सी डायनेस्टी है जिन्होंने नॉर्थ इंडिया पर रूल नहीं करा? तो साफ साफ सी बात है, देखिए चालुक्यास है, क्योंकि ये साउथ में रूल करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चालुक्य डायनेस्टी ने कभी रूल नहीं किया नॉर्थ इंडिया के ऊपर। इनका जो रूल था बेसिकली वो सेंट्रलाइज था डेक्कन वाले और साउथ इंडिया वाले पार्ट पर। इनकी जो कैपिटल थी वो बदामी थी। जो पुलकेशिन सेकंड थे वो फर्स्ट रूलर थे बदामी चालुक्य डायनेस्टी के, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। और हर्षवर्धन का रूल करते थे, कन्नौज पे करते थे। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर ऑल्सो स्मॉल ब्रांचेस ऑफ चालुक्यास इन विच चालुक्यास ऑफ कल्याणी वर मोस्ट प्रोमिनेंट। इनकी कुछ ब्रांचेस भी थी जिसमें जो सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट थी वो थी कल्याणी वाली। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। Which of the following king is known to have sent his minister to suppress the cruelty against animal in काशी region? ठीक है, तो पूछा गया है कि यहाँ पर कौन से किंग थे जिन्होंने अपने मिनिस्टर्स को भेजा था, क्योंकि यहाँ पर जो काशी वाला जो एरिया है यहाँ पर एनिमल्स के खिलाफ ना बहुत ही क्रूअल चीज़ें हो रही थी, तो इसको रोकने के लिए, इसको सप्रेस करने के लिए। तो वो थे चालुक्य किंग कुमारपाल। ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य किंग थे कुमारपाल। इन्होंने भेजा था काशी वाला एरिया में कि जाओ और वहाँ पर जो ये हरकतें हो रही है इनको भी रोको। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कुमारपाल वॉज अ चालुक्य किंग एंड हिज रेन फॉर 29 ईयर्स। ठीक है, तो जो उनका टाइम था पूरा का पूरा 29 सालों तक रहा है। कि वैसे जैन थे और डिसिपल थे किसको मानते थे? ये एक जैन स्कॉलर थे हेमचंद्र, उनको बहुत मानते थे। बहुत सारे मेडिवल जैन स्कॉलर थे इनके टाइम पे। एंड एज पर जैन ट्रेडिशन ही वॉज अगेंस्ट एनिमल क्रुएलिटी एंड सेंट हिज मिनिस्टर टू सप्रेस द क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल इन काशी रीजन। क्वेश्चन नंबर 78। द कैपिटल ऑफ कदम किंग्स वॉज। तो जो कदम किंग थे उनकी कैपिटल पूछी है, तो जो कदम किंग थे उनकी कैपिटल थी वनवासी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसे टिक कर लेते हैं। जो कैपिटल थी वनवासी थी। कदम डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? तो मयूर शर्मन ने किया था। ये ध्यान रखना, मयूर शर्मन ने किया था। कदम स्टेट वॉज एनेक्स बाय पुलकेशिन सेकंड, लेकिन बाद में किसने एनेक्स कर लिया इसको? पुलकेशिन सेकंड ने कर लिया। इट इज नोटेबल दैट तंजौर वॉज द कैपिटल ऑफ चोलास। तो चोलास की कैपिटल तंजौर रही है, काची पल्लव की रही है और बदामी चालुक्यास की कैपिटल रही है। A king of South India sent an ambassador to the king of Rome in 26 BC. To which dynasty did he belong? तो साउथ इंडिया के एक रूलर थे जिन्होंने अपने कोर्ट से किसी को भेजा था रोम में एज अ एम्बेसडर। तो पूछा गया कि कौन सी डायनेस्टी से थे वो? तो वो थे पांड्यास ने ये काम किया था। किसने किया था? पांड्यास ने ये काम किया था। जो पांड्या किंग थे साउथ इंडिया के, उन्होंने अपने एम्बेसडर को भेजा था किंगडम ऑफ रोम में। और पांड्या डायनेस्टी हैड द मोस्ट प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ रेन इन साउथ इंडिया रीजन। देयर कैपिटल वॉज मदुरा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मीनाक्षी मंदिर है आपका मदुराई में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मदुराई में। मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुराई एंड मदुराई वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्यास ड्यूरिंग द संगम एरा। फर्स्ट एंड थर्ड, ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया ना कि जो संगम यहाँ पर ये मीटिंग्स हुई थी, इसमें जो फर्स्ट मीटिंग थी और थर्ड मीटिंग थी ये मदुराई में हुई थी। और जो सेकेंड मीटिंग थी उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य अगस्त्य थे। और जो थर्ड मीटिंग थी उसमें नकीरार थे। मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड हेयर, तो फिर से वही है, मदुराई में थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मैच द फॉलोइंग दी हुई है कि आपको बताना है कौन सा टेम्पल कहाँ पर था। ये मीनाक्षी मंदिर के बारे में तो अभी पढ़कर आए हैं, मदुराई में था। तो इसे यहाँ पर टिक कर लेते हैं, मीनाक्षी मंदिर मदुराई में, जिसे बालाजी विश्वनाथ भी कहा जाता है। उसके बाद है वेंकटेश्वरा मंदिर। तो वेंकटेश्वरा मंदिर है तिरुमाल। ठीक है, वेंकटेश्वरा मंदिर तिरुमाल जो आंध्र प्रदेश में है। ये तो सबने सुन रखा होगा वेंकटेश्वरा मंदिर के बारे में। उसके बाद है महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर भी सुना होगा, उज्जैन में बहुत ही फेमस है। और फिर है बेल्लौर मठ, तो ये है हावड़ा वेस्ट बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। Meenakshi temple was originally built by Kuleshekara Pandya and is located in Madurai and the lotus-shaped city surrounded it completely. महाकाल टेम्पल कहाँ है? उज्जैन में है। वेंकटेश्वरा मंदिर ये आपका तिरुमाल में है जो कि आंध्र प्रदेश में है। बेल्लौर मठ इज द हेडक्वार्टर ऑफ द रामकृष्ण मठ। तो जो बेल्लौर मठ है वो हेडक्वार्टर है आपका रामकृष्ण मठ का। एंड फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद, जो किसके डिसिपल थे? रामकृष्ण परमहंस के। तो यहाँ देखिए आपके ये सारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो भी साउथ इंडिया से रिलेटेड जो भी पार्ट था हमारा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एशियन लिटरेचर एंड उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो रहेंगे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतनी, आप मुझे बताना कि ये जो पूरे आपके सारे जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लग रहे हैं, आप इसमें क्या कुछ और अगर चाहते हैं, मतलब मेरे से अगर कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रही है या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, अगर आप यहाँ तक इस लेक्चर में यहाँ तक टिके हैं तो। ठीक है, तो आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितने भी लेक्चर हैं, उसके लिंक आपको बिल्कुल टाइम पर अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी और भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पता चल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।